बहुत बहुत नमस्कार क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो होंगे नहीं, क्योंकि भाई साहब एग्जाम 2 महीना में आने वाला है आप लोग का। तो आप लोग को डर लगा है कि कैसे तैयारी करें। अभी तक तो हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं सर, कैसे मार्क्स आएंगे, कैसे सर पढ़ें। टेंशन नहीं लेना है भाई साहब, अभी आपको पूरा चीज पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अभी हम क्या करवा रहे हैं, आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, उसके साथ साथ हम आपको क्या दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, जिससे आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हर बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लेना है। तो हर एक चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं। जैसे अभी हम आज के इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे। आपको वो क्वेश्चन याद कर लेने हैं। अब भाई नहीं करोगे तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर जो विद्यार्थी इस सारे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो भाई साहब यहां से उनका बहुत अच्छा मार्क्स बन जाएगा। उसके साथ साथ हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम करवाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आने के चांस रहते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में। फिक्स कह रहा हूं भाई, 6 साल से पढ़ा रहा हूं और निरंतर यही चीजों को पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन मैं हर बार देखता हूं कि बिहार बोर्ड में यही सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो भाई उन्हीं सारे टॉपिक्स को मैं अभी पढ़ाऊंगा, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। तो डेफिनेटली आपको मार्क्स आएंगे ही आएंगे, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अभी आपको पूरा चीज नहीं पढ़ना, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वही सारा आप पढ़िए, वही सारा क्वेश्चन याद करिए, वही सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, बस आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ जाएगा। क्योंकि अभी समय बचा नहीं है, पूरा चीज पढ़ने बैठे हुए तो फिर प्रॉब्लम है। अभी समय नहीं है, तो अभी वही चीज पढ़ना है जो आने वाले हैं, जहां से बिहार बोर्ड निरंतर क्वेश्चन पूछ रहा है। हमको वही चीज पे कवर करना है, वही चीज को बढ़िया से पढ़ना है। तो हम भाई बहुत मेहनत करके आपके लिए यही सारा चीज लाते रहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का जैसे ही वीडियो आपके पास आए तुरंत आप उससे वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं और बढ़िया से आप अपना तैयारी कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स लाके अपना और अपने माता पिता, अपने शिक्षक का सर गर्व से ऊंचा कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है? तो चलिए अभी हम फिलहाल में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जो भी इसका आंसर लिखा हुआ है आप याद कर लेंगे भाई, मैं बात बता रहा हूं यही बात कि याद कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित क्यों किया जाता है? ठीक है देखो, तेल एवं वसा युक्त, मेरे को तो याद है भाई, आपको याद करना है, ठीक है, आपको लिखते रहना है, ठीक है, सुनना भी और लिखना भी है। क्या है भाई, सुनो, नाइट्रोजन गैस ज्यादा अभिक्रियाशील गैस नहीं होती है, तो जो भी वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ तुरंत मतलब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तुरंत ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके वजह से खाना खराब हो जाता है, ठीक है, और यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। उनका जो स्वाद है और गंध है दोनों खराब हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन गैस में ये सारे खाद्य पदार्थों को रखते हैं, ताकि ये ऑक्सीकृत ना हो पाए, खाना बहुत अच्छे से रहे, खाना विकृत गंधिता से प्रभावित ना हो, जिसके वजह से हम नाइट्रोजन गैस में जो है वसा युक्त खाद्य पदार्थों को रखते हैं, ताकि खाना बहुत अच्छे से बचा रहे। ठीक है, चलिए, तो ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, आपको मार्क्स लाने हैं तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अपने लिए नहीं सही तो अपने माता पिता के लिए जरूर कर लीजिए भाई, बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? भाई ये जितना भी क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और आपको पता होगा एनसीईआरटी से ही कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करता है कोई सा भी बोर्ड, तो बार बार ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बार बार पूछा जाता है। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसमें अगर हम लोहे का एक टुकड़ा डाल दें तो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है? विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है कि देखो, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित कर देता है। पहले में ये रिएक्शन यहां पर लिखा गया, देखो समझो बात को, ये पहला नंबर तो याद कर लेना और कंसेप्ट को भी समझना है। देखो, कॉपर सल्फेट जो यहां पर दिया गया है, कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला रंग का होता है कॉपर सल्फेट। अब इस नीला रंग में हमने आयरन डाल दिया,
तो यहां पर ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर से, तो ये ना एक लात मार के इसको इसके जगह से बाहर कर देगा, कॉपर को बाहर कर देगा। और विलयन अगर Fe अगर SO4 के साथ मिल गया और कॉपर को बाहर कर दिया तो क्या बनेगा, FeSO4। तो यहां पर बन जाता है FeSO4 और इसका रंग होता है हरा। इसका रंग कैसा होता है, हरा। तो भाई नीला से डायरेक्ट हरा हो जाता है, क्यों, क्योंकि कॉपर के वजह से ही कॉपर सल्फेट का रंग नीला था। लेकिन अब तो कॉपर उस विलयन से हट गया, उसके जगह पे आयरन आ गया, लोहा आ गया, जिसकी वजह से उसका रंग अब हरा हो गया। इसीलिए भाई कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन होता है उसका रंग हरा हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहा विस्थापित कर देता है कॉपर को उसके लवणीय विलयन में, लवणीय विलयन से बाहर कर देता है, ठीक है। और कॉपर जो रहता है लोहा पर, जो है ना लोहा जो देखते हैं, जो भी लोहा आप डालेंगे उस पर कॉपर जाके बैठ जाता है इस तरह से, इसीलिए वो भूरा रंग का हो जाता है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये भी आप याद कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये तो मैं क्लास में भी रिएक्शन करवाया हूं कि जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उससे पहले आप साफ कर लीजिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है। अब जलाएंगे मैग्नीशियम रिबन को तो कहां जलाएंगे, धरती पे ही जलाएंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जिसकी वजह से सफेद रंग का उस पर लेयर चढ़ जाता है। अब उसको जलाएंगे तो जलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो शुद्ध मैग्नीशियम होता है वही अच्छे से जलता है। अब ऑक्साइड का लेयर चढ़ गया मैग्नीशियम पर, तब तो अच्छे से जलेगा नहीं। तो मैग्नीशियम का जो लेयर है, ऑक्साइड का जो मैग्नीशियम पर जो ऑक्साइड का लेयर है, उसको हटाने के लिए उसको हटाना इसलिए पड़ता है ताकि बढ़िया से जले वो, ठीक है। क्योंकि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर रहेगा मैग्नीशियम पे तो वो अच्छे से जलेगा नहीं। वही बात लिखा है, मैग्नीशियम को जलने में अवरोध पैदा करती है। तो जब वो लेयर को हटा देंगे तब तो बढ़िया से जलेगा। इसीलिए पहले जलाने से पहले मैग्नीशियम के लेयर को, मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले थोड़ा जो है सैंड पेपर से यानी रेगमार से साफ किया जाता है, तब ऑक्साइड का लेयर हट जाता है और तब उसको हम जलाते हैं तो बहुत अच्छे से जलता है, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये भी क्या भैया, ये भी है हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन। चलिए इसको नोट कर लीजिए भाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा कि उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें उष्मा निकलता है, उष्मा या किसी भी प्रकार की ऊर्जा निकलती है, हम लोग को मिलती है, उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखो भाई, जब कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया जल के साथ करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा निकलता है। देखो उष्मा निकल रहा है, ये ऊर्जा है। उष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हम लोगों को अभिक्रिया में मिल रही है, तो इसको उष्माक्षेपी बोलते हैं, ठीक है। अगला देखो भाई, उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। उष्माशोषी अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है या किसी भी प्रकार की ऊर्जा हम लोग डालते हैं, हम लोग को मिलती नहीं है, हम लोग लगाते हैं उस यौगिक को तोड़ने के लिए। देखिए ये PbNO3 लीड नाइट्रेट है, इसका रंग तो जानते हैं, रंगहीन होता है इसका रंग। इसमें हम उष्मा डाल रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, उष्मा डाल रहे हैं, तो उष्मा का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। उष्मा का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो इसीलिए यह अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगी, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण हो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। उष्माशोषी, क्षेपी नहीं, शोषी, क्योंकि शोषण होता है। तो यहां पर दोनों रिएक्शन भी याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, याद करना है भाई आपको समझ के। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं। देखो भाई, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा देता है या घटा देगा। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर धीरे होती है तो अगर
उत्प्रेरक डालेंगे तो बहुत तेज हो जाएगी, या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया बहुत फास्ट होता है तो उत्प्रेरक, ऐसा उत्प्रेरक निगेटिव उत्प्रेरक डालेंगे तो बहुत स्लो हो जाएगा। तेजी वाला स्लो और स्लो वाला तेजी, तो वही होता है उत्प्रेरक। फिर से बता दूं, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, वैसे पढ़ना नहीं है। एक होता है पॉजिटिव धनात्मक उत्प्रेरक, एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। पढ़ना नहीं है, बस उत्प्रेरक जान गए क्या होता है। ऐसा पदार्थ होता है उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। एग्जाम्पल Fe लोहा, Pd V2O5, ये सारा पॉजिटिव उत्प्रेरक है। वैसे बता दूं आपको जानकारी के लिए, ये जितना भी है ना, ये सारा रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाने का काम करता है। तो ये सारे उत्प्रेरक हो गए, समझ में आ गया। ये पांचों क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया हूं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। अगला वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर का। ठीक है, तो इसी तरह से हम वीडियोज लाते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम ला रहे हैं एकदम बढ़िया से, इसीलिए यहां से आपको जानकारी बहुत अच्छा से मिलने वाला है, पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगा यहां से, और यहां से पढ़कर आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी वीडियो जरूर शेयर करें, बहुत लाभ मिलेगा। चलिए पढ़ाई करते रहिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।